फर्स्ट ईयर आर्ट्स। आज हम बात करेंगे डिक्टेटरशिप या तानाशाही की। लोकतंत्र और तानाशाही शासन के दो रूप हैं, प्रचलित रूप हैं। और निरंकुश तंत्र या तानाशाही किस प्रकार से शासन करता है, इसके क्या गुण और दोष है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। वर्तमान समय में तानाशाही या अधिनायकवाद उस शासन प्रणाली को कहते हैं जिसमें कोई व्यक्ति, प्रायः सेनाधिकारी, विद्यमान नियमों की अनदेखी करते हुए डंडे के बल पर शासन करता है। एकाधिनायकत्व, अधिनायकवाद या डिक्टेटरशिप उस एक व्यक्ति की सरकार है जिसने शासन उत्तराधिकार के फलस्वरूप नहीं वरन बलपूर्वक प्राप्त किया हो तथा जिसे पूर्ण संप्रभुता प्राप्त हो, अर्थात संपूर्ण राजनीतिक शक्ति न केवल उसी के संकल्प से अद्भुत हो वरन कार्यक्षेत्र और समय की दृष्टि से असीमित हो तथा किसी अन्य सत्ता के प्रति उत्तरदायी नहीं, और वह उसका प्रयोग बहुधा अनियंत्रित ढंग से विधान के बदले आज्ञप्तियों द्वारा व्याप्त करता हो। उत्तरी कोरिया का शासक किम जोंग इसका उदाहरण है। आधुनिक युग में प्रथम विश्व युद्ध के बाद किसी एक व्यक्ति या वर्ग के स्वार्थ के लिए विधान का उल्लंघन एकाधिनायकत्व का प्रमुख लक्षण हो गया। युद्ध ने जनसाधारण के मस्तिष्क को थकाने के लिए उस पर संयम के स्थान पर सैन्य अनुशासन आरोपित कर सामाजिक क्षेत्रों में आज्ञा पालन की प्रवृत्ति उत्पन्न की। यह हम बात कर रहे हैं तानाशाही या निरंकुश तंत्र के उदय के कारणों की। सैन्य उद्देश्यों के लिए आवश्यक सत्ता के केंद्रीकरण ने लोगों की इस बात के लिए अभ्यस्त बना दिया कि वे सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए ऐसी निरंकुश सत्ता के निर्णय को मान लें जो किसी के प्रति उत्तरदायी न हो। ऐसी परिस्थिति में जनतांत्रिक पद्धति विघटित होती जान पड़ी। फलतः युद्धों से सर्वाधिक प्रभावित देशों में सामान्यतया ऐसे लौह पुरुष के लिए लोग स्वागत के लिए उद्यत थे, तत्पर थे, जो अपने शौर्य, आत्मविश्वास और कटिबद्धता के बल पर उनका मत लिए बिना राष्ट्र के नाम पर अपनी इच्छा तथा आदेश से समस्याओं का समाधान कर दे। अतः जनता के लिए सामान्यतया एकाधिनायक वह कर्मठ व्यक्ति हुआ जो स्वयं राष्ट्र का प्रतीक बना। इसमें रहस्यमय आकर्षण द्वारा लोगों का उसके प्रति आदर भाव जागा। ऐसे लोगों को महान अनुभवों का लोगों ने अनुभव कराया। निरंकुशता के प्रकार। सरकार के स्वरूप के आधार पर एक अधिनायकत्व दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। एक व्यक्ति के अधिनायक होने पर वैयक्तिक अधिनायकत्व तथा एक वर्ग के अधिनायक होने पर सामूहिक एकाधिनायकत्व की स्थापना की जाती है या होती है। वर्गीकरण एक दूसरे से संबंध भी हो सकते हैं अथवा यथा सैन्य एकाधिनायकत्व निजी तथा सामूहिक दोनों हो सकते हैं। यानी कि सेना के आधार पर एक समूह अथवा संगठन भी एकाधिकारवादी शासन की स्थापना कर सकता है और कोई एक व्यक्ति अपने नेतृत्व या अपनी शक्ति, अपने प्रभाव के आधार पर भी तानाशाह बन सकता है। अधिनायक तंत्र के गुण। अधिनायक तंत्र व्यवस्था में व्यवहार में इतने लाभ हैं कि अनेक लोकतांत्रिक राज्यों में जनता कुछ लोगों को मनमानी करने की स्वतंत्रता देती है। अधिनायक तंत्र व्यवस्था की कामना करने लग जाती है। अगर अधिनायक तंत्र के उत्कर्ष के कारणों की खोज की जाए तो विदित होगा कि जिस देश में निराशा, अव्यवस्था, असंतोष तथा अभाव था, वहाँ अधिनायक तंत्र का उदय हुआ। जिन देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों को निराशा तथा अभाव उत्पन्न करने वाली बनी, वहीं इस व्यवस्था की स्थापना हो गई। आज भी अनेक राज्यों में जनता अधिनायक तंत्र को अच्छा मानती है तथा निरंकुश शासकों का पूर्ण समर्थन करती हुई दिखाई देती है। इससे यह स्पष्ट है कि अधिनायक तंत्र में कुछ ऐसे गुण हैं जो अन्य व्यवस्थाओं में नहीं है। सैद्धांतिक रूप से श्रेष्ठ होने के बावजूद अन्य व्यवस्थाओं में अधिनायकवाद के मुकाबले कम गुण है। संक्षेप में ऐसे शासन के निम्नलिखित लाभ है। अधिनायक तंत्र में कुशलता होती है। सारी शासन शक्ति एक व्यक्ति में निहित होने के कारण न केवल निर्णय शीघ्रता से लिए जा सकते हैं वरन निर्णयों को क्रियान्वयन में भी सुव्यवस्था हो जाती है। अधिनायक तंत्र व्यवस्था में शासक से सभी भयभीत रहते हैं। इस कारण वे कार्य में देरी या शिथिलता नहीं कर सकते। निरंकुश शासन के प्रति संपूर्ण प्रशासन न केवल उत्तरदायी रहता है अपितु हर समय सतर्क, सचेत और सक्रिय भी रहता है। इससे शासन कार्य में दक्षता आ जाती है।
इस व्यवस्था का दूसरा गुण देश का तेजी से विकास है। देश में एक ही नेता, एक ही योजना तथा एक ही विकास लक्ष्य रहने से देश की संपूर्ण शक्ति इसी लक्ष्य के मार्ग को प्रशस्त करने में प्रयुक्त होती है। आर्थिक साधनों का समुचित विकास व उसका उपयोग संभव होता है। देश के विकास के लिए एकता, शांति व व्यवस्था की आवश्यकता होती है। अधिनायक तंत्र में इनकी ठोस व्यवस्था रहने के कारण देश के सारे साधन विकास में लगाए जा सकते हैं। देश में एकता की स्थापना में अधिनायक तंत्र का बहुत अधिक योगदान रहता है। विभिन्न दलों तथा विरोधियों का दमन करके देश में एक दल व एक नेता का शासन स्थापित होने के कारण सारी जनता इनके प्रति वफादार हो जाती है। नेता के चारों तरफ सारी व्यवस्थाएं गुंथ जाती है तथा देश एक ठोस एकता के सूत्र में बंध जाता है। दल या नेता एकता में बांधने का साधन हो सकता है और उसमें सबको अपनत्व का आभास होने लगता है। हिटलर व मुसोलिनी इसी तरह जर्मनी व इटली को एक करने में सफल रहे थे। राष्ट्रीयता अगला बिंदु है। राष्ट्रीयता की भावना जागृत करने में यह सहायक है। देश के नागरिकों को पारस्परिकता में बांधने के लिए एक विचारधारा, एक दल और एक नेता का होना पर्याप्त होता है। लोग अपने नेता के लिए बलिदान करने तक को तत्पर होते हैं। संकट काल में तानाशाही सर्वोत्तम व्यवस्था होती है। इसमें संकट का सामना करने के लिए निर्णय और आदेश एक व्यक्ति द्वारा दिए जाने के कारण आदेशों की एकता रहती है। युद्धकालीन संकट में तो यह व्यवस्था विजय दिलाती है। इस व्यवस्था में देश का बहुमुखी विकास होता है। आर्थिक क्षेत्र में तेजी से विकास होता है। एकता, अनुशासन और कर्तव्यपरायणता के कारण विकास की श्रेष्ठ व्यवस्था हो जाती है। रूस, जर्मनी, चीन, इटली, टर्की और स्पेन का अभी तक का इतिहास इस बात का साक्षी है। कुछ विद्वान अधिनायक तंत्र को मानव स्वभाव के अनुकूल भी मानते हैं। उनका कहना है कि मनुष्य में स्वभावतः अपने हितों की रक्षा की इच्छा होती है। वह अपनी रक्षा करना चाहता है, चाहे यह किसी के द्वारा की जाए। अपनी समस्या का समाधान चाहता है। आम जनता को इससे कोई मतलब नहीं होता कि उसकी रक्षा कौन करता है। वह तो सुरक्षा चाहती है, अपने हितों की पूर्ति चाहती है। विकासशील राज्यों के आर्थिक विकास के लिए अधिनायकवाद उपयोगी माना जाता है। विकासशील राज्यों में जन इच्छा की अनुशासित अभिव्यक्ति की समस्या अत्यंत प्रबल रही है। विकास के विभिन्न चरणों को पार करने के प्रयास में नवोदित राष्ट्र जन आकांक्षाओं को जागृत तो कर देते हैं, परंतु जन आकांक्षाएं तेजी से जागृत होती है उतनी तेजी से उनकी पूर्ति नहीं कर पाते। इस कारण राज्य व्यवस्था पर तनाव बढ़ने का खतरा होता है, उसके टूटने का खतरा रहता है। ऐसी स्थिति में राजनीतिक अनुशासन बनाए रखने के लिए अधिनायक तंत्र अधिक उपयोगी हो सकता है। अब हम बात करेंगे अधिनायक तंत्र के दोषों की। अनेक गुणों के होने के उपरांत भी इस प्रणाली का किसी भी देश में लंबी अवधि तक चलने का प्रचलन नहीं है। इतिहास ऐसे प्रमाणों से भरा पड़ा है जहाँ कहीं भी अधिनायक तंत्र स्थापित होता है वहीं पर ऐसी स्थिति आती है जब जनता सर्वोच्च शासन को उखाड़ फेरने के लिए हिंसात्मक क्रांति तक का सहारा लेने में नहीं हिचकती। इससे स्पष्ट है कि इस व्यवस्था में कुछ कमियां अवश्य है। इसके दोष इस प्रकार है। इस व्यवस्था में व्यक्ति के व्यक्तित्व का सम्मान नहीं होने के कारण सब सुविधाएं होने के उपरांत भी व्यक्ति को इच्छा अनुसार विकसित होने का वातावरण नहीं मिल पाता। अधिनायक तंत्र शासन व्यवस्था में अत्याचार और अनाचार का बोलबाला रहता है। अधिनायक अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए आतंक फैला कर रखता है। तानाशाही व्यवस्था देश के लिए अहितकर है। इस व्यवस्था में निर्णय एक व्यक्ति लेता है जो किसी प्रकार का विरोध या सुझाव स्वीकार नहीं करता है। इसमें लिए गए गलत निर्णयों का प्रभाव सारी प्रजा को भुगतना पड़ता है। अधिनायक तंत्र में साधारण व्यक्तियों में आत्मनिर्भरता, क्रियाशीलता तथा स्वतंत्रता की भावना पूर्णतः लोप हो जाती है, क्योंकि उन्हें बोलने अथवा विचारने आदि की किसी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं होती। इस व्यवस्था में व्यक्ति का तन, मन और धन सभी अधिनायक के लिए हो जाता है और उसे अधिनायक जिधर हाके उधर ही चलने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इन गुण और दोषों के विवेचन से स्पष्ट है कि यह व्यवस्था मनुष्य को मनुष्य नहीं बनाती तथा उसे मनुष्य के रूप में रहने भी नहीं देती। इससे मानव का व्यक्तित्व दब कर रह जाता है। उसकी सारी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के उपरांत भी उसको कुछ कमी सी महसूस होती है। उसका जीवन कैदी सा हो जाता है। इसलिए अधिनायक तंत्र के अनेक लाभों के होते हुए भी कोई व्यक्ति इस व्यवस्था के अंतर्गत इस शासन व्यवस्था में व्यक्ति के लिए सब कुछ रहता है, परंतु फिर भी उसको ऐसी व्यवस्था में घुटन होने लगती है, क्योंकि व्यक्ति केवल रोटी के लिए नहीं जीवित रहते, वह इसके अलावा भी बहुत कुछ पाना चाहता है।
जो केवल सोचने, विचारने तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के वातावरण में ही संभव होता है। अतः अधिनायक तंत्र सभी आकर्षकों के बावजूद तनाव, मस्तिष्क की भूख मिटाने के साधनों पर रोक लगाने वाली होने के कारण जन साधारण द्वारा अमान्य ही रहती है। इस शासन के गुण दोषों के विवेचन के बाद इसके भविष्य के बारे में संकेत देना सरल हो जाता है। हम यह मान सकते हैं कि अधिनायकवादी शासन भले ही देश के विकास के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए कितना भी श्रेष्ठ हो, किंतु व्यवहारिक रूप में देखें तो जन सामान्य के लिए यह अनुचित और अनुपयोगी ही है।